Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. In today's video, we will be discuss our next plant hormone that is gibberellin. क्लियर है ना? तो देखो आज का जो टॉपिक हो गया हमारा, क्या देखेंगे आज? तो हम देखने जा रहे हैं जिबरलिन। क्लियर है ना? ये हमारा दूसरा प्लांट हार्मोन हो जाएगा। सबसे पहला हमने ऑक्सिन देखा था और ऑक्सिन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। क्लियर है ना? उसके फंक्शंस याद हो गए होंगे आपको। अगर याद नहीं है या फिर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो जाके देख लोगे। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं जिबरलिन। तो जिबरलिन के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि जिबरलिन जो होते हैं ना, ये एसिडिक इन नेचर होता है। इनका नेचर कैसा होता है? तो एसिडिक होता है। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट लिखना, these are acidic hormones, acidic plant hormones actually नहीं, acidic plant hormones which have an unique, which have ऐसे लिखो alva, which have a unique property of, करता क्या है जिबरलिन? देखो अगर आपको पीछे का क्लास याद होगा तो जिबरलिन भी ग्रोथ का प्रमोटर है। जैसे ऑक्सिन प्रमोटर था वैसे ही जिबरलिन भी प्रमोटर है। ऑक्सिन, ये साइटोकाइनिन भी प्रमोटर होगा। वैसे साइटोकाइनिन देखना था, चलो कोई नहीं, आगे पीछे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले जिबरलिन ही देखते हैं हम। तो ये क्या कर रहा है? तो विच हैव ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लांट। देखो लेंथ भी बोल सकते हो, हाइट भी बोल सकते हो आप। क्लियर है ना? तो यहाँ हाइट भी लिख दो। आ रहा है समझ में? लेकिन यहीं पे याद रखना, ये भले ही लेंथ और हाइट तो बढ़ा रहा है लेकिन ये कर्वेचर मूवमेंट नहीं शो कर पाएगा। यानी कर्वेचर मूवमेंट में हेल्प नहीं करेगा। कर्वेचर मूवमेंट क्या था भाई? किसी भी पार्ट का वो जो बेंडिंग हो रहा था ना, याद करो ऑक्सिन की वजह से खास करके, तो ऑक्सिन कर्वेचर मूवमेंट करवाता है लेकिन जिबरलिन कर्वेचर मूवमेंट नहीं करवाएगा। यहीं पे लिख लोगे आगे अगला पॉइंट बना के, दे डू नॉट कॉज कर्वेचर मूवमेंट। ये कर्वेचर मूवमेंट कॉज नहीं करेगा। अब देखो आगे समझना, जिबरलिन्स ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होंगे ना, इसमें ना अप्रोक्सीमेटली 100 तक जिबरलिन्स पाए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, लाइक फंगी में या फिर हायर प्लांट्स में। क्लियर है ना? और इसका जो नाम देते हैं ना हम जिबरलिन्स का, वो इस तरीके से देते हैं, इस तरीके से। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ GA1, GA2, GA3, ऐसे करके एंड सो ऑन। ये GA स्टैंड फॉर जिबरलिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं हम? तो जिबरलिक एसिड बोलते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये जिबरलिक एसिड हो गया, 1 2 3 4 जो भी है। लेकिन अगर इसी में आपसे पूछ दे सबसे पहला डिस्कवर्ड जिबरलिन कौन था, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड जिबरलिन जो था वो तुम्हारा था GA3। ये क्या है? तो फर्स्ट डिस्कवर्ड जिबरलिन। क्लियर है ना? या जिबरलिक एसिड बोलो। और उसका जो नाम है, ढेर सारे होंगे जिबरलिन्स, यहाँ पे ढेर सारे हार्मोन्स होंगे। एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है ना जिसका नाम हम देंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100 तक चले जाओ तुम। क्लियर है ना? हाँ, लेकिन सभी का जो केमिकल जो नेचर होगा वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा एक दूसरे से। आ रहा है समझ में? और सभी का काम भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा लेकिन ओवरऑल लगभग सेम होगा। इतना समझ में आया? तो ये समझ गया आप कि जिबरलिन्स हैं ढेर सारे हैं यहाँ पे, GA1, GA2, GA3, इस तरीके से करते करते आप आगे भी चले जाओ। जैसे जिबरलिक एसिड बोल रहे हैं, लेकिन अगर पूछा जाए पहला डिस्कवर्ड जिबरलिन कौन था तो क्या आंसर करोगे? तो तुम्हारा जिबरलिक एसिड 3, जो तीसरा था वो तुम्हारा पहला डिस्कवर्ड जिबरलिन था। क्लियर हो रहा है ना? तो इसे देख लिया आपने। अब देखो जो मेन पॉइंट है हमें इसमें समझना वो है इसका फंक्शन समझना। क्लियर है ना? तो हम क्या देखने जा रहे हैं? अब इसका फंक्शन देखने जा रहे हैं। यहीं पे लिख देता हूं मैं फंक्शन। तो सबसे पहला तो फंक्शन होगा ना कि ये सेल का एलोंगेशन करेगा, जैसे तुम्हारा ऑक्सिन भी कर रहा था ऑब्वियसली। क्लियर है ना?
ये खास करके स्टीम पार्ट या जो रूट के एपेक्स पार्ट होते हैं ना, एपिकल पार्ट, उनका क्या करता है, इलोंगेशन करता है, जैसे बिल्कुल ऑक्सीजन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी ना, बोल्टिंग की प्रॉपर्टी। जिब्बरलिन्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है बोल्टिंग की। नाउ व्हाट इज बोल्टिंग सर, है ना, ये एक नया टर्म आ गया ना, एक नया टर्म। देखो मैंने अभी अभी बोला, क्या बोला मैंने, बोल्टिंग। क्लियर है ना। अब ये बोल्टिंग क्या है, तो देखो बोल्टिंग का मतलब होता है नोड्स इंटर नोड, पहले समझो तब बोल्टिंग समझाऊंगा मैं। जैसे ये प्लांट है इस तरीके से, तो यहाँ से जो ऐसे ब्रांचेज निकले, क्लियर है ना, फिर यहाँ से निकला, ठीक है ना, फिर और आगे से निकला। सो ये तो नोड कहलाता है ना, जहां से निकलता है लीफ, फिर वो आगे जाके फिर ब्रांच में ही कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो ब्रांचेज निकलते हैं बेसिकली, तो ये नोड कहलाता है। ये भी नोड है, ये भी नोड है, वैसे ही इस साइड भी होंगे। और ये दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो इंटर नोड बोलते हैं। ये आप पढ़ चुके होंगे, ये क्या है, तो नोड है, और ये डिस्टेंस क्या है, तो इंटर नोड है। आ रहा है समझ में, तो नोड इंटर नोड समझ में आया आपको। अब देखो बोल्टिंग का मतलब होता है ना, इंटर नोड के लेंथ को बढ़ाना। आ रहा है समझ में, इंटर नोड के लेंथ को बढ़ाना। और इसमें कौन हेल्प करता है, तो जिब्बरलिन हेल्प करता है। अब इंटर नोड के लेंथ के बढ़ाने से हमें क्या फायदा हो रहा है भाई, तो थोड़ा सा सोच के देखो ना, कुछ ऐसे प्लांट के बारे में सोच के देखो जहां पे कि इंटरनोड के लेंथ को बढ़ाने से फायदा होगा, जरूर होगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, सोचो आप शुगर केन के बारे में। क्लियर है ना, आप शुगर केन के बारे में सोचो। शुगर केन में खाते क्या हम, स्टीम ही ना, कि वो तो स्टीम ही है ना, वो प्लांट पूरा जिसे हम खा रहे हैं, या फिर उससे शुगर जो भी बन रहा है। अब देखो अगर उसके इंटरनोड नजदीक नजदीक होंगे, क्लियर है ना, तो वो प्लांट भी छोटा ही होगा। लेकिन अगर वही इंटरनोड का लेंथ किसी तरह से बढ़ जाए, तो वो प्लांट, समझ रहे हो, वो शुगर केन लंबा लंबा होगा। और जब लंबा शुगर केन होगा, सो दैट मीन्स वहां से शुगर का जो प्रोडक्शन होगा वो भी तो बढ़ेगा ना। आया समझ में। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स में, या फिर कुछ ना मॉडिफाइड, कुछ जेनेटिक प्लांट भी होते हैं बेसिकली, जो कि ड्वार्फ होते हैं, जैसे ड्वार्फ पी प्लांट, ड्वार्फ मेज, इन सब में भी ना हम चाहें तो बोल्टिंग करवा सकते हैं। तो वहां भी थोड़ा बहुत क्या होगा, तो इंटरनोड का लेंथ क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, जो मॉडिफाइड प्लांट है स्पेशली। तो जैसे ये देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो तुम्हारा शुगर केन का है, जिसमें तुम आसानी से बोल्टिंग को समझ सकते हो कि हाँ भाई एडवांटेज तो है। बोल्टिंग होगा, स्टीम का लेंथ बढ़ेगा, प्लांट लंबा होगा, शुगर का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है ना। तो अच्छा, फंक्शन लिख रहे थे ना, सबसे पहला फंक्शन लिखना है यहाँ पे। सबसे पहला फंक्शन लिखोगे, लिखना सेल इलोंगेशन। देखो जो एपिकल पार्ट्स है, एपिकल पार्ट्स या फिर उसके बाद इंटर वो लेटरल पार्ट भी समझ सकते हो आप, बेसिकली बेसिकली एपिकल पार्ट में ही करेगा, ठीक है ना। सेल इलोंगेशन करेगा खास करके एपेक्स रीजन में, तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, तो प्लांट के लेंथ को बढ़ा रहा है। क्लियर है ना, तो यहां लिखना इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ apex by cell elongation in that region। उन रीजन में क्या करेगा, तो सेल का एलोंगेशन करेगा और अल्टीमेटली क्या करेगा, तो लेंथ को बढ़ाएगा। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट था तुम्हारा बोल्टिंग, जो मैंने अभी अभी समझाया आपको, ठीक है ना। ये इसका एक यूनिक कैरेक्टर है, जिब्बरलिन के फंक्शन में एक यूनिक फंक्शन है, समझ लो क्या, तो बोल्टिंग। तो दूसरा पॉइंट लिख लोगे, बोल्टिंग इसका मतलब क्या होता है, तो ऐसे लिख लो, इट इंक्रीजेस the length of internodes in certain plants। अब ये certain plants क्या क्या होंगे, देखो थोड़ा सा स्पेस बचा, चलो यहीं पे मैं लिख देता हूं। ये certain plants क्या क्या होंगे, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना, जैसे कैवेज हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। जैसे अभी अभी मैंने बोला शुगर केन हो गया तुम्हारा, जैसे और भी होते हैं, जैसे बीट होते हैं, ईटीसी लगाओ, है ना।
तो इन सब में क्या करता है, इंटरनोड को वो क्या कर देता है, तो बढ़ा देता है, जिससे प्रोडक्शन अल्टीमेटली बढ़ जाता है। क्लियर है ना। और जिससे मुनाफा बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली मुनाफा भी बढ़ेगा ना, जो उसका जो भी खेती कर रही है उससे जो भी फार्मर रिलेटेड है उनका मुनाफा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इतना आपको समझ में आया, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, एक मिनट। ठीक है, और भी फंक्शंस है, उसे देखते हैं। नेक्स्ट लिखना फंक्शन, इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। कैसे करेगा भाई, ये भी तो क्वेश्चन आ रहा है ना, कैसे करेगा। तो देखो यहाँ पे एक नया चीज समझाने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो पिछले टॉपिक में आपने एक पॉइंट पढ़ा था, डोमिनेंस। क्लियर है ना। डोमिनेंस मीन्स एक का दूसरे पे हावी होना, जैसे एपिकल डोमिनेंस पढ़ा ना आपने। क्लियर है ना। एपिकल डोमिनेंस पढ़ लिया आपने। एपिकल डोमिनेंस को पता है रिड्यूस करता है तुम्हारा साइटोकाइनिन, वो साइटोकाइनिन में पढ़ लेंगे हम लोग। अभी तो जिबरलिन पढ़ रहे हैं ना, वो नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद साइटोकाइनिन अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, वो डोमिनेंस तो आपने समझ लिया। यहाँ डोमिनेंस का यूज मैं नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ। यहाँ मैं यूज करूंगा डोरमेंसी का। ये देखो एक नया वर्ड आ गया यहाँ पे, डोरमेंसी। एक तो था क्या, डोमिनेंस। ध्यान से देखना, यहाँ ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है डोमिनेंस, दूसरा क्या है, डोरमेंसी। मैं डोमिनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डोरमेंसी की। और डोरमेंसी अभी क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। क्लियर है ना। तो पहले समझते हैं हम थोड़ा सा, फिर बाद में लिखेंगे। देखो डोरमेंसी का सीधा सा मतलब पहले समझो आप, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। डोरमेंसी का सीधा सा मतलब हुआ ना कि कोई भी सेल या कोई भी टिश्यू या कोई भी पार्ट है प्लांट का, वो क्या है ना, इनएक्टिव हो गया, देखो सो गया है। ठीक है। तो जब सो गया है तो वो अपने सारे एक्टिविटीज वगैरह को भी तो स्टॉप कर दिया ना। दैट मीन्स उस प्लांट में ओवरऑल देखा जाए तो जो मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या और भी चीजों की जो भी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली क्या हो गया, घट गया है। यानी बाहर से किसी चीज की फिलहाल तो जरूरत नहीं है। आ रहा समझ में। और ये देखो जरूरी भी है। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान समझना, आपने खेती की, ठीक है, खेतों से आपने ग्रेन्स को ले आया घर में। चलो एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं, चलो ठीक है, गेहूं का खेती किया मैंने, ठीक है ना। तो गेहूं का खेती किया मैंने, तो गेहूं के जितने भी ग्रेन्स थे, ठीक है ना, वीट, समझ रहे हो ना। तो वीट के जितने भी ग्रेन्स थे उसे मैंने घर में ले आया। अब क्या उसे एक दिन में खा लेंगे क्या, नहीं ना। खेती भी तो करने में 3-4 महीने लग गए थे ना, उस फसल को हमें बोने में और उसे काटने में। ठीक है। उसके बाद ग्रेन्स आया हमारे पास, तो उसे क्या करते हैं हम, बैग में भर के, है ना, और उसको कहीं स्टोर कर देते हैं, या फिर कहीं और भी ड्रम वगैरह में। वो तो पढ़ा होगा ना आपने 8 क्लास में, स्टोरेज। स्टोरेज पढ़ा होगा आपने एग्रीकल्चर में। तो उसे स्टोर करके रखते हैं। अब देखो अगर स्टोर करके तुम रख भी दिए, उस समय देखो है तो वो लिविंग सेल ही ना, क्योंकि लिविंग है। देखो आप खुद समझो, उस ग्रेन से बाद में नया प्लांट ग्रो होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो दैट मीन्स वो लिविंग है। लेकिन अगर वो लिविंग है तो वो उसके अंदर के मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी चल रहे हैं। और जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलेगा तो उस ग्रेन्स को अगर हम अपने घर में उस ड्रम में 1 साल के लिए छोड़ देते हैं, अगले साल खाना होता है हमें। क्लियर है ना, समझ रहे हो ना। तो 1 साल में वो लिविंग है, उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं, तो उसके अंदर के जो भी न्यूट्रिएंट होंगे वो खत्म नहीं हो जाएगा, वो खुद यूज नहीं कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। तो यही उससे बचाता है डोरमेंसी। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि वो पर्टिकुलर जो भी ग्रेन्स हैं वो चले जाते हैं डोरमेंसी में, उस कंडीशन में। और जब डोरमेंसी में चला गया तो अब जरूरत नहीं है ना, आ रहा समझ में। और जरूरत नहीं है तो एक तरह से फायदा हो गया। लेकिन वही समझो, अगर डोरमेंसी में और फ्यूचर में अगर मुझे जरूरत पड़ी उस ग्रेन से नए प्लांट को ग्रो करने की, तो वो ग्रेन बोलेगा नहीं भाई, मैं तो डोरमेंसी में हूं, मैं तो सो रहा हूं, मुझे मत डिस्टर्ब करो। तो सबसे पहले उसके डोरमेंसी को ब्रेक करना पड़ेगा। आ रहा समझ में। क्या करना पड़ेगा, तो ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डोरमेंसी ब्रेक नहीं होगी तो तब तक उसका ग्रोथ या जर्मिनेशन भी नहीं होगा। तो देख रहे हो पॉइंट, समझे। अब जर्मिनेशन पे मैंने डोरमेंसी क्यों यूज किया था, क्लियर है ना। तो डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, आ रहा है समझ में ना। डोरमेंसी को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और उसी की वजह से क्या होगा, तो सीड का जर्मिनेशन पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन डोरमेंसी भी हमारे लिए जरूरी है। अगर डोरमेंसी नहीं होता तो फिर हम अगर 1 साल के लिए ग्रेन्स को रख देते हैं, वो अंदर ही अंदर खोखला हो जाते हैं उसके ग्रेन्स, फिर हमें खाने को क्या मिलता। आ रहा समझ में ना। तो यही पॉइंट था।
तो उस पॉइंट को भी लिख लेना फोर्थ में बना के, इट कॉन्ट्रैक्ट डोरमेंसी। क्लियर है ना? ये क्या करता है? डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है ना? इसमें पॉइंट चाहो तो लिख लेना, लिख लो नेचुरल जिब्बरलिन, है ना, जिब्बरलिन। इवन आर्टिफिशियल भी, क्लियर है? नेचुरल जिब्बरलिन कैन break the dormancy of seed, rhizome, stem, etc. इनके डोरमेंसी को ब्रेक कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे फंक्शन नंबर 5, इट कॉजेज फ्लावरिंग, या यूं कहो कि इट हेल्प्स इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट लिख लेना 6 नंबर ना, it increases the size of fruits, फ्रूट्स के साइज को बढ़ाएगा। दैट मीन्स एक तरह से जो भी उसका मतलब खेती या जो भी उससे रिलेटेड किसान या जो भी लोग हैं उनको फायदा होने वाला है। साइज बढ़ रहा है, अल्टीमेटली मुनाफा बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है ना? सो दिस वाज ऑल अबाउट जिबरलिन। इसे जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं हम साइटोकाइनिन को। क्लियर है? इसे मैं इरेज कर देता हूं। देखना, यहाँ हम लोगों ने जिबरलिन देख लिया। क्लियर है ना? अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा, या यूं कहो दूसरा ही समझो, नंबर आगे पीछे हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखने वाले हैं क्या? साइटोकाइनिन। क्या देखने देखने जा रहे हैं? तो साइटोकाइनिन। तो यही देखने जा रहे हैं ना, साइटोकाइनिन। अब देखो ध्यान से समझना, साइटोकाइनिन बेसिकली एक प्लांट हार्मोन है जो प्लांट में ग्रोथ करवाएगा। कैसे ग्रोथ करवाएगा? तो बाई कॉजिंग सेल डिवीजन। इसके ग्रोथ करवाने का थोड़ा सा ना मैकेनिज्म अलग है। देखो, ऑक्सिन भी ग्रोथ कर रहा था, जिबरलिन भी ग्रोथ कर रहा था, लेकिन दोनों इलोंगेशन कर रहा था। और ये कैसे ग्रोथ करेगा? यानी वो क्या कर रहा था ना, सेल का ग्रोथ करवा रहा था, और ये सेल में डिवीजन करवाएगा। अरे समझ में? दैट मीन्स सेल का नंबर बढ़ाएगा। वो दोनों सेल का नंबर नहीं बढ़ा रहा था। क्लियर है ना? बस सेल का ग्रोथ करवा रहा था, इलोंगेशन करवा रहा था। सेल ऐसे लंबे लंबे हो जा रहे थे, तो प्लांट भी लंबे लंबे हो जा रहे थे, उनका लेंथ या हाइट बढ़ रहा था। लेकिन साइटोकाइनिन क्या करेगा ना, तो सेल का नंबर बढ़ाएगा। अरे समझ में? यानी डायरेक्टली हेल्प इन सेल डिवीजन। क्लियर है? तो पहला पॉइंट लिखोगे इसी में, लिखना दीज आर बेसिकली द प्लांट हॉर्मोन्स which causes growth of plant by cell division। ये किसकी मदद से? तो बेसिकली सेल डिवीजन। तो इसका मेन फंक्शन याद रखना, साइटोकाइनिन का सेल डिवीजन ही है। इसमें एक पॉइंट चाहो तो और लिख सकते हो, दीज वेयर डिस्कवर्ड बाई कार्लस मीलर। ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ही डिस्कवर किया था। ठीक है ना? इसमें और हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपली फंक्शन देखेंगे। इसमें भी एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा, तो उसे वहीं पे मैं बताऊंगा। तो हम क्या देखने जा रहे हैं? तो सीधा सा फंक्शन देखने जा रहे हैं। तो पहला फंक्शन तो सेल डिवीजन ही रहेगा ना, आ रहा है समझ में ना? तो सबसे पहला फंक्शन लिख लोगे, इट कॉजेज सेल डिवीजन, और जिसका मतलब हुआ कि अल्टीमेटली इट कॉजेज ग्रोथ इन प्लांट। आ रहा है समझ में? दूसरा जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट कॉजेज सेनेसेंस। इट कॉजेज सेनेसेंस, ये देखो स्पेलिंग सही कर लेना, ये ई है ना, सेनेसेंस।
तो यहां फिर से एक नया वर्ड आ गया हमारा, क्या, तो सेनेसेंस। अब इसको पहले हम समझेंगे ये सेनेसेंस क्या होता है और कैसे कॉज करता है तुम्हारा साइटोकाइनिन। ध्यान से देखना, सेनेसेंस का मतलब होता है कि एजिंग को ना डिले करना। आ रहा समझ में, एजिंग को डिले करना, या यूं, एक मिनट, इट कॉजेज नहीं, यहाँ पे डिले ही लिखो, इट डिले सेनेसेंस, है ना। सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, एजिंग। मैंने उल्टा लिख दिया था ना, ये एजिंग करवाएगा नहीं, एजिंग को रोकेगा। कैसे रोकेगा समझना, देखो ध्यान से समझना, जैसे कोई लीफ है या स्टीम है, क्लियर है, तो लीफ में बेसिकली क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लियर है ना। तो क्लोरोफिल अगर मान लो उस लीफ को हमने ट्रीट कर दिया है साइटोकाइनिन से, सो दे कैन होल्ड अप दैट क्लोरोफिल टू ए ग्रेटर टाइम, आ रहा समझ में, टू ए लॉन्गर टाइम। वो क्लोरोफिल को लंबे समय तक मतलब कि होल्ड अप कर सकता है, क्लियर है ना। और जब लंबे समय तक क्लोरोफिल को होल्ड अप करके रखेगा, दैट मीन्स उसमें एजिंग क्या होगा, देर से आएगा ना, आ रहा समझ में। तो एजिंग क्या होगा, तो देर से आएगा। इवन यूं कहो ना कि फ्रूट्स को भी ये होल्ड अप करके रखता है लंबे समय तक, और जब फ्रूट को होल्ड अप करके रखेगा दैट मीन्स उसका ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो दैट मीन्स उसका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो दैट मीन्स उसका मार्केट वैल्यू भी तो बढ़ेगा ना, आ रहा है समझ में। सो सिंपली ये क्या करता है, तो ये सेनेसेंस को डिले करता है, यानी एजिंग को रोकता है, आ रहा है समझ में। यानी दूसरे वर्ड में बोले ना, तो ये प्लांट को किसी भी पार्ट्स में जहां ये प्रेजेंट होगा उसको ज्यादा दिन तक जवान रखेगा, नहीं एडल्ट रखेगा, जो भी है। तो यहाँ पे चाहो तो एक पॉइंट लिख लेना, आप लिख लोगे, द लीव्स treated with cytokinin can retain chlorophyll for a longer time। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज दे रिमेन ग्रीन फॉर ए लॉन्गर टाइम। आ रहा है समझ में, वो क्या होंगे, देखो ध्यान से फिर से समझ लो कि लीफ को अगर हमने साइटोकाइनिन से ट्रीट किया है, साइटोकाइनिन का छिड़काव किया है इस पे, तो क्या होगा कि वो क्लोरोफिल को ज्यादा समय तक रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है, ठीक है ना, उसको लॉस्ट नहीं होने देगा जल्दी, और इस वजह से क्या होगा कि वो लंबे समय तक ग्रीन रहेगा। अरे समझ में, यानी एजिंग नहीं हुई ना इसमें, अभी एजिंग होने में टाइम है, क्लियर है ना। तो ये पॉइंट समझ गए आप। इसके बाद देखो मैं ऊपर का ना इरेज कर रहा हूं, मैं ऊपर लिखता हूं अब। देखो एक पॉइंट आपको याद आ रहा होगा साइटोकाइनिन का, मैंने ऑक्सिन में ही बता रखा था, क्या था तुम्हारा, कैलस। कैलस याद है, टिश्यू कल्चर, वहां पे भी तो यूज कर रहे थे ना ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के मिक्सचर को, तो वहां पे भी तो सेल डिवीजन की जरूरत थी ना, तो उस पॉइंट को मैं यहाँ अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोबारा, ठीक है। तो इस पॉइंट को डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट हेल्प्स इन कैलस फॉर्मेशन ड्यूरिंग, क्या, तो टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के टाइम कैलस के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था। कैलस क्या था, जो मास ऑफ सेल जो बन रहे थे ना, वही तो था, क्लियर है। तो ये हो गया। आगे एक पॉइंट और लिख लेना, ये भी फ्लावरिंग कॉज करवाता है, इट कॉजेज फ्लावरिंग, क्लियर है ना इतना। देखना एक पॉइंट और रह गया यहाँ पे, लास्ट पॉइंट है, इट कॉजेज मोर्फोजेनेसिस। अब देखो यहाँ फिर से एक नया वर्ड आ गया, नहीं, इन्हीं सब चीजों को तो हमें सीखते चलना है। ये मोर्फोजेनेसिस, ये देखो सेनेसेंस, पीछे आया था डोमिनेंस, फिर आया था डोरमेंसी, इन सब चीजों को ना बिल्कुल याद रखना है हमें, क्लियर है ना, और कहाँ पे पढ़ा था ये भी याद रहना चाहिए। आ रहा समझ में। अब देखो यहाँ एक नया वर्ड आ गया मोर्फोजेनेसिस, इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से समझना, एक कॉमन मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ध्यान से समझोगे, सुनोगे ध्यान से। जैसे देखो हमारे ही बॉडी में देख लो कि ग्रोथ लिमिटेड है, लिमिटेड इन द सेंस कि जैसे इस हाथ को ही देखो, तो इस फिंगर में ग्रोथ तो बचपन से ही शुरू हो गया था, और इसका ग्रोथ किसी दूसरे रेट से हो रहा था एज कंपेयर टू कि ये वाला जो बोन है, क्लियर है ना, इसका देखो ज्यादा ग्रोथ हुआ। इस हाथ का तो फिर भी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, बचपन में जितना था उसके कंपेरिजन में कम ही ग्रोथ हुआ है।
अगर इसका कंपेयर करूं तो, या फिर पैर के बोन की कंपेयर करूं तो, या फिर किसी और पार्ट की कंपेयर करूं तो कहीं ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, कहीं कम। सबका रेट क्या है, अलग अलग है ना। और यूं कहो ना कि अगर इसका ग्रोथ नहीं रुकता या चलता रहता तो ये हाथ मेरा ऐसे नहीं होता। ये हाथ आप इमेजिन करो इतना बड़ा सा होता। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? तो प्लांट में भी सेम कंडीशन है, अगर कंटिन्यू ग्रोथ होता रहा, और प्लांट में तो कंटिन्यू ग्रोथ होता ही है, क्लियर है ना। तो फिर समझ रहे हो कि कुछ ज्यादा ही मतलब जैसे तैसे हो जाता है, किसी पार्ट में ज्यादा ग्रोथ, किसी पार्ट में कम ग्रोथ। या यूं कहो ना कि ऐसे भी हो सकता था किसी कंडीशन में कि जैसे ये रूट था, तो रूट का ग्रोथ मान लो इतना सही रहता और स्टीम पूरा बड़ा बड़ा हो जाता, बहुत दूर दूर तक चला जाता, तो ये रूट उसको होल्ड अप कर पाता नहीं ना, फिर वो प्लांट गिर जाता। लेकिन नॉर्मल वे में क्या होता है कि रूट और शूट ना एक मतलब कि क्या बोले सिंक्रोनाइज्ड वे में ग्रो करते हैं, कि ताकि उस रूट, वो जो रूट है उस उतने सूट को, उतने ऊपर वाले पार्ट को होल्ड अप कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर फाइब्रस रूट है और फाइब्रस रूट में तुम लगा दो एक बड़ा सा प्लांट, है ना, बैनियन ट्री मान लो, तो फिर नहीं ग्रो कर पाएगा, वो गिर जाएगा। समझ रहे हो ना आप, उसे होल्ड ही नहीं कर पाएगा। सो मॉर्फोजेनेसिस का सीधा सा मतलब हुआ ना कि रूट सूट दोनों का ना बैलेंस में ग्रोथ होना। आ समझ में, दोनों का बैलेंस में ग्रोथ होना। और ये देखो करता कैसे है कंट्रोल, तो इसको समझने की कोशिश करना। अगर साइटोकाइनिन का अमाउंट कम रहा और ऑक्सीन का अमाउंट ज्यादा रहा, ये इसका रेशियो मैं बता रहा हूं, साइटोकाइनिन इज टू ऑक्सीन रेशियो, ये रेशियो है ना, ये रेशियो। तो देखो ये ज्यादा है ना, नीचे वाला ज्यादा होता है, दैट मीन्स इसका रेशियो इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, तो लेस देन 1। तो अगर अगर ये वैल्यू साइटोकाइनिन इज टू ऑक्सीन वैल्यू अगर लेस देन 1 रहा, अरे समझ में, ये जो रेशियो है, ये रेशियो अगर लेस देन 1 रहा, देख लो खुद समझो, इसका अमाउंट कम है, इसका ज्यादा है। नीचे वाला जब भी ज्यादा होता है फ्रैक्शन में, वो फ्रैक्शन एक से छोटा होता है। तो इसका जो रेशियो अगर लेस देन 1 हुआ, तो ये क्या करेगा, तो ये ना तुम्हारा रूट का ग्रोथ करवाएगा, इट कॉजेज रूट ग्रोथ। लेकिन अगर यही रेशियो उल्टा होगा, देखो मैं इसी को यहां लिखता हूं, समझना फिर से देखो इसी को। तो अगर साइटोकाइनिन इस बार ज्यादा है और ऑक्सीन इस बार क्या है, कम है, यानी जो रेशियो है ना, वो रेशियो है ग्रेटर देन 1, रेशियो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो क्या करेगा, रूट कर रहा था ना, तो इधर इस बार सूट का ग्रोथ करवाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये इसी तरीके से दोनों मिलजुल के अल्टीमेटली एक फाइनल ग्रोथ करवाता है, उतना जितने में कि दोनों एक बैलेंस में रह सके, कोई बहुत ज्यादा कोई बहुत कम ना रहे। अब तुम ही इमेजिन करो ना कि एक रूट निकल गया, बहुत गहराई तक चला गया और स्टीम बस उसका थोड़ा सा ही निकला, इस तरीके से देखो, ऐसे ये देखो रूट इस तरीके से पूरा फैल गया और सूट बस इतना सा ही जा पाया है। तो ऐसे प्लांट भी तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, क्लियर है ना। या फिर उल्टा भी तुम इमेजिन करो तो वैसे भी नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मैं फिर से लिख देता हूं, क्लियर है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे हमने दो हार्मोन देख लिया, कौन कौन, तो साइटोकाइनिन और जिबरलिन। यानी यहाँ पे प्रोमोटर्स खत्म हुए हमारे, जो भी ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हार्मोन्स थे वो यहाँ पे हमने पढ़ लिया बिल्कुल अच्छे से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले हार्मोन्स को देखेंगे, यानी कौन कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ को क्या करता है, तो रोकता है। क्योंकि देखो सिर्फ बढ़ाने से ही नहीं हो जाएगा ना, उसको कंट्रोल करने वाला भी तो चाहिए ना, अरे समझ में, तो उसको कंट्रोल करने वाला भी होगा। ठीक है, तो उसे देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसे नोट कर लोगे, ठीक है।